नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ से मैं कोजाराम और आप देख रहे हैं खास मुलाकात खास कड़ी। जिस प्रकार आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं श्रीमान सोनलाल जी नायक, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। आज जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार हुई राजनीति की शुरुआत और राजनीति प्लेटफॉर्म पर आने के बाद किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, और वर्तमान में जिस प्रकार इनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो किस प्रकार लोगों से जो प्रेम मिला, इसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे विधानसभा का जो सफ़र तय किया किस प्रकार। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सोनलाल जी, एक गांव ढाणी से उठकर एक विधानसभा तक का सफ़र किस प्रकार तय किया, अपना राजनीतिक परिचय बताएं। मैंने 94 के अंदर एमए करने के पश्चात क्षेत्र में आया और मेरा शुरू से ही मन था एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के अंदर मैंने एज ए वर्कर काम किया। मेरी इच्छा थी राजनीति में जाने की। उसके पश्चात मैं 95 के अंदर 3 टायर सिस्टम जब पंचायत राज का स्टार्ट हुआ, उसमें जिला परिषद का डायरेक्टर चुना गया 5000 वोटों से। उस वक्त भाजपा की सरकार थी और 5000 वोटों से मैं जिला परिषद का मेंबर बना। उसके पश्चात 97 के अंदर मैंने जिला प्रमुख का उपचुनाव लड़ा। उस उपचुनाव के अंदर मैं 1 वोट से हार गया था। जस्ट 2000 के बाद में रायसेन विधानसभा क्षेत्र, जो वहाँ के एमएलए थे वो एमपी बन गए और वो सीट खाली हुई, तो पार्टी ने मुझ पे विश्वास करते हुए उपचुनाव में टिकट दिया और मैं 10,000 वोटों से उस वक्त जीता था। उसके बाद लगातार पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर काम किया और क्षेत्र के अंदर लोगों की जो भी जन समस्या थी, चाहे वो पानी का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, सड़क का मुद्दा था, शिक्षा चिकित्सा, हर मुद्दे पे हम लोगों के साथ खड़े रहे। और उसके बाद मेरा राजनीतिक जीवन वहाँ से स्टार्ट हो गया एमएलए के रूप में। सर, कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे धरातल से आपने राजनीति को स्टार्ट किया और आज एक विधानसभा तक पहुंचे हो, कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी क्या समस्याएं रही होंगी? सबसे बड़ी बात तो है कि जो लोग ज़मीन से उठकर राजनीति करते हैं वो हमेशा बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। कारण उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होने से उनको सपोर्ट नहीं मिलता। उनको जो कुछ भी धरातल पर तैयार करना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है, चाहे वो जनता से जुड़ने का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक समरता जो है उसके अंदर जुड़ने का मुद्दा हो। उसको परिवार से कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई परिवार का नहीं होता है। इसलिए जनता से, और विशेषकर जनता से जुड़ा हुआ इंसान, वो हमेशा जनता की उन जो तकलीफ़ें हैं, जो तकलीफ़ें धरातल पे होती हैं जनता की, उन तकलीफ़ों से हमेशा सरोकार रखता है और उनको दूर करने की मंशा रखता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे अपना जो क्षेत्र है नहरी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जिस प्रकार कई समस्याएं जैसे किसानों से जुड़ी हुई अन्य प्रकार की, तो किस प्रकार आप जैसे अभी बात करें विधानसभा जिस प्रकार जनता ने आपका भारी मतों से आपको विजित किया, तो लोगों का प्रेम लगातार बरकरार रखने में किस प्रकार आपकी भूमिका रही? हमेशा जनता के साथ जुड़े रहे, चाहे वो किसी तरह का मुद्दा हो, ज़मीन से, पानी से, बिजली से। जो किसानों की समस्याएं थी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे सिंचाई क्षेत्र के अंदर पानी का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। जब फसल की बुवाई होती है उस वक्त पानी मिल जाता है, और जब पकाव की स्थिति आती है पानी नहीं मिलता। तो वो मुद्दे इस तरह के होते हैं कि किसान पैसा भी खर्च कर लेता है और उसको इनकम नहीं मिल पाती। और आजकल जो एमएसपी का जो सिस्टम है, आपको पता है कि किसान जो पैदा करता है उसकी कीमत में और मार्केट की कीमत में बहुत अंतर है। किसान को उसकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पाता, जिससे किसान हर तरह से दुविधा में रहता है, दुखी रहता है। उसके समाधान के लिए, उसके लिए संघर्ष हम लोग करते हैं किसानों के साथ मिलकर, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा कीमत मिल सके, उनको लाभ मिल सके। आज की जो सरकार है वो किसानों के किसी भी मुद्दे पे सकारात्मक सोच नहीं रखती, ये मैं आपको लोग कह सकता हूँ। सर, कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन आने के बाद में कहीं ना कहीं जो आपके जो निजी जीवन है, कहीं ना कहीं ये जीवन जो सार्वजनिक जीवन हो जाता है, किस प्रकार परिवार को मेंटेन करना एक सार्वजनिक जीवन को, जैसे मतलब किस प्रकार? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है आपका। इसमें सच्चाई ये है जी कि आपको जब सार्वजनिक जीवन में आते हों तो आपकी सोच जो है बहुत विस्तृत हो जाती है। बिल्कुल। उसमें परिवार के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपको इग्नोर करने पड़ते हैं। चाहे उसके अंदर हो सकता है उसमें परिवार
अगर समझदार है किसी राजनीतिज्ञ का तो वो उसमें सहयोग भी करता है। और कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हो सकता है उनको सहयोग नहीं मिले, फिर भी वो उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। परिवार और सार्वजनिक दोनों को मेंटेन करने की हर राजनीतिक को कोशिश करता है। ऐसा कोई जीवन का अनुभव? ऐसा तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि सामाजिक मुद्दे जो हैं, कुछ समाज के लोग अपेक्षाएं रखते हैं, हम सार्वजनिक जीवन में होने के कारण तो उनको पर्टिकुलर एक तरफा जो काम है नहीं, एक तरफा मतलब न्याय नहीं कर पाते। अक्सर समाज की मुद्दे आते हैं कि सब हमारे समाज का जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसके अंदर जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हो तो आपको हर तरह की जो व्यवस्था उसको देखना पड़ता है। पर्टिकुलर एक तरफ चले जाओगे तो आप समाज के दूसरे अन्य लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। तो सामाजिक राजनीतिक को दोनों को बैलेंस बना कर रखना जरूरी होता है। तो सर बात करेंगे मुख्य रूप से आपकी क्षेत्र की समस्याओं की, किस नज़र से देखते हैं? हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो किसानों के पानी की है। दूसरी समस्या, हमारा क्षेत्र पूरा सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी कुछ भूमि तारबंदी के अंदर है, तो उनको वहाँ खेती करने में बड़ी समस्या पैदा होती है, क्योंकि 6 बजे के बाद शाम को उनको तारबंदी में इंटर नहीं किया जाता, जिससे उनकी फसलें। तो हम चाहते हैं, मैंने विधानसभा में कई बार बात उठाई है, पहले भी 98 में जब मैं विधायक था तब भी मैंने कहा था कि उन किसानों को उस ज़मीन का, जो ज़मीन तारबंदी की उस साइड में है, उसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। दिन अगर रात की बारी है पानी की तो रात की बारी नहीं लगा पाते, तो उनकी फसलें बर्बाद होती हैं। तो उसको एक विशेष पैकेज दिया जाए कि किसान की जो तारबंदी के अंदर भूमि है उसमें दिन में तो 6 बजे तक, शाम को 6 बजे के बाद में उनको एंट्री नहीं है। और एंट्री है तो बड़ी एक लिमिटेड तरीके से है कि वो सही इस तरह के औजार नहीं ले जाएंगे खेती करने के लिए। तो उन चीज़ों को ध्यान रख के सरकार उन किसानों का विशेषकर ध्यान दे। वैसे ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है तो सीमा के अंदर आता है। तो हम चाहते हैं कि भी हमारे किसानों को, जो सीमांत क्षेत्र के किसान हैं, उनको उसका मुआवजा दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर बात करें सर, राहत के तौर पे आपकी सरकार ने जनता को एक भरपूर योजनाएं, जिनका नाम लेते ही लोग थक जाते हैं। और अगर बात करें जैसे जिलों की सौगातें, सबसे बड़ी सौगात रही है आपकी, लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार है, 9 जिलों को निरस्त किया गया, 3 संभाग निरस्त किए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने जो किया है, जितनी भी सरकार की, अशोक जी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ थी, लगभग उनको समीक्षा के नाम पे उनको बंद करने की कोशिश की है। जैसे सबसे बड़ी मुख्य हमारे क्षेत्र के आम जन की थी, वो थी चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। आम गरीब आदमी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाएगा, गंभीर बीमारी का इलाज करवा पाएगा। कि निजी हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें जाते ही सबसे पहले लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए मांगते थे कि पहले जमा कराओ। और आम मीडियम वर्ग और किसान मजदूर ये कभी भी सपने में नहीं सोच सकता है कि वो हार्ट का ऑपरेशन कराता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख रुपए तक का जो इलाज मुफ्त हुआ करता था, जिसको जाते ही हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आदमी गया, उसको हार्ट में तकलीफ हुई, वो जाकर डॉक्टर को चेक कराया, तो उसने कहा साहब आपकी 2 आर्टरीज जो है, एक 90% बंद है, एक 70% बंद है। तो 90% का अभी करते हैं और कहो तो 70% वाला साथ में। ये पहली बार हुआ कि डॉक्टर कह रहा है कि 70 का भाई साथ कर देंगे, वरना वो 90 वाली एक आर्टरी का ऑपरेशन के अंदर इतना पैसा लग जाता था, वो दूसरा करा ही नहीं पाता था। और उससे पहले जब भी कभी भी किसी गरीब मजदूर और किसान ने सपने में नहीं सोचा था कि वो हार्ट का ऑपरेशन कर, और उस हार्ट की बीमारी के कारण वो अक्सर मतलब इस दुनिया को छोड़ जाया करता था। तो उसका जो बेनिफिट था, इस सरकार ने उसको बंद करके सबसे बड़ी आम जन के साथ अन्याय किया है। दूसरा था जिलों वाला। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अनूपगढ़ जिला इन्होंने खारिज किया है, इसको मतलब हटा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है 365 हेड से गंगानगर हेडक्वार्टर 200 किलोमीटर की दूरी पे है। गंगानगर का कलेक्टर अगर 365 हेड या रावला का निरीक्षण करने जाता है तो 2 दिन तक वो हेडक्वार्टर से दूर होता है। हेडक्वार्टर के लोग 2 दिन तक परेशान रहते हैं कि उनको कलेक्टर नहीं मिलता। और
जो अनूपगढ़ वाले हैं वो कभी जा ही नहीं पाते गंगानगर, क्योंकि अगर चला भी जाए तो साधन ऐसे नहीं है कि वो शाम को वापस आ जाएगा घर, बसें नहीं मिलती, इसलिए उनको 2 दिन लगते थे वहाँ गंगानगर जाके वापस आने में। तो उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया इन्होंने जिला खारिज करके। तो सर क्षेत्रवासियों ने और जिस प्रकार आपके प्यारी प्यारी जनता ने मान सम्मान रखा, सेकंड बार आपको विधानसभा में आने का मौका दिया, तो अभी नव वर्ष और गणतंत्रता दिवस पे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम मेरा ये गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों और मेरे क्षेत्र के लोगों को, और नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों और मेरे क्षेत्र के लोगों को। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार है इसको नए साल के अंदर एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। पिछली सरकार के जितने भी अच्छे काम हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए लागू रखना चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके, लोगों की सुविधाएं हो सके। समीक्षा का नाम पे अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल अशोक जी सरकार ने खोली थी, और वो ऐसे स्कूल थे कभी गरीब का बच्चा ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। एक मजदूर का बच्चा ज़िंदगी में नहीं सोच सकता, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के जो इंग्लिश मीडियम थे उनकी फीसें लाख रुपए से स्टार्ट होती थी, और वो सब सपने में पूरी ज़िंदगी भर कमाते, तो उन बच्चों को इंग्लिश के मतलब +2 तक नहीं पहुँचा सकते थे। तो उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे कि ये समीक्षा के नाम पे स्कूल बंद करते हैं, और इसका खामियाजा इनको आने वाले जिला खारिज किया इसका, और इंग्लिश मीडियम स्कूल का, या जो जन सुविधाएं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इन योजनाओं का सरकार से, इस भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार से लोग पूछेंगे आने वाले 5 साल के अंदर कि आपने क्या किया, इसको पता लग जाएगा। ये मैं आपको दावे से कह दूंगा कि हम लोगों के बीच में रहते लोगों की जो मंशा है वो हमारे सामने आती है, तो इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सर अगर बात करें, आपकी जनता ने मान सम्मान रखा, विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी, आप अपने जैसे रायसेनगर विधानसभा को, क्षेत्र जो भी है उसमें जिस प्रकार किस प्रकार बदलाव क्या चाहते हो, किस प्रकार किस दृश्य में देख सकते हो? हम तो ये कहते हैं जो पिछली सरकार ने योजनाएं लागू की है उनको लागू रखी जाए, और विधानसभा की जो भी जन समस्याएं है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल की हालात आज ये है कि विजयनगर हमारी CSC के अंदर मात्र 3 डॉक्टर हैं, और OPD जो उनकी वो 700 के आसपास है। ये विधानसभा में मैंने सरकार को बताया कि जब 700 के OPD 3 डॉक्टर हैं, उनके साथ में ये इनके जो पेपर वर्क हैं वो इतने हो जाते हैं कि एक डॉक्टर तो पेपर वर्क में लगा रहता है, काम कुछ नहीं है, पेपर वर्क करके इधर भी सूचना भेजो उधर सूचना भेजो। उससे जो डॉक्टर है उनका जो काम है उनको वो काम करने दिया जाए। आपको पेपर वर्क के लिए अलग से आदमी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टाफ कम है, मरीज परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुविधा नहीं कर पा रही है सरकार। ये बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, मतलब निष्फल सरकार है, मतलब असफल सरकार है, ये मैं कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं अगर सर क्षेत्र की बात करें तो जिस प्रकार इस क्षेत्र में काफ़ी क्या है, नशे की तरफ जैसे युवा है वो नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा नशे से दूर रहना चाहिए। वैसे पिछली सरकार ने, माननीय अशोक जी की सरकार ने जो खेल कूद प्रतियोगिताएँ प्रत्येक स्कूल में चालू की थी, उससे नशे में एक अंकुश लगा है। युवाओं का रुझान आजकल खेल कूद के अंदर आया है, जिससे वो नशे से दूर हो रहे हैं। फिर भी सरकार की ये मंशा रहनी चाहिए, सरकार की ये दायित्व बनता है कि इस मेडिकेटेड नशा और इस तरह का एक तो नया नशा रहा हमारे तो बॉर्डर एरिया के अंदर ड्रोन के द्वारा चिट्टे के जैसे सप्लाई हो रही है, जो बहुत ही निंदनीय है, और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, विशेष करके किसानों के लिए? मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी जन समस्याएं होंगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ूंगा। हर समस्या के लिए सरकार से लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान विधायक रायसेनगर से श्रीमान सोनलाल जी नायक, जिन्होंने वर्तमान में जिस प्रकार अगर बात करें विधानसभा में भी हमेशा ये मुद्दों को उठाते रहते हैं, और बात करें वहाँ की जिस प्रकार जो युवा है वो नशे की तरफ जो आकर्षित होता जा रहा है, उनको भी एक नशे से दूर रहने की भी प्रेरणा दी, और उस क्षेत्र में क्या क्या विकास होना चाहिए इस पर भी इनका फोकस है। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।